मेरी शादी को 3 साल बीत चुके थे और उन 3 सालों में हर दिन एक सवाल बनकर मेरे सामने खड़ा रहा। जब कोई जवाब नहीं मिला तो एक दिन मेरे पति ने सिर्फ एक शब्द में मेरी पूरी जिंदगी का फैसला सुना दिया। बांझ। तलाक के बाद मैं ऐसे घर पहुंची जहां गरीबी पहले ही डेरा डाले बैठी थी। भाई के घर की दीवारें चुप थीं और वही चुप्पी मुझसे सवाल कर रही थी कि अब आगे क्या होगा। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने एक फैक्ट्री में पैकिंग का काम शुरू कर दिया। वह मेरा पहला ही दिन था और उसी दिन फैक्ट्री के मालिक को लाखों का नया ऑर्डर मिल गया। वह बार बार मेरी ओर देखने लगा, फिर मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे हाथों में लक्ष्मी का वास है। समय बीतता गया और हालात ऐसे हो गए कि हर नया काम वह मुझसे ही शुरू करवाने लगा। लोग मुझे भाग्यशाली कहते थे, लेकिन मेरे मन में एक अनजाना सा डर धीरे धीरे जगह बनाने लगा। फिर एक दिन उसने मुझे अचानक ऑफिस में बुलाया। कमरे का दरवाजा बंद हुआ, उसका लहजा बदल गया और उसने ऐसी बात कही कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि यह बुलावा सिर्फ काम के लिए नहीं था, बल्कि मेरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। मैं उस समय स्टाफ रूम में बैठी हुई थी और मेरी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। मेरा मस्तिष्क बुरी तरह बिखरा हुआ था, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले ठेकेदार ने आकर मुझे यह सूचना दी थी कि कोई बाहर मेरा इंतजार कर रहा है और मुझसे मिलना चाहता है। मगर वह कौन हो सकता है? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था और मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी। डर और घबराहट के मारे मेरी हथेलियों से बार बार पसीना छूट रहा था और मैं उन्हें बार बार पोंछ रही थी। अभी कुछ ही पल और बीते थे कि कंपनी का एक कर्मचारी स्टाफ रूम में दाखिल हुआ और मुझे संबोधित करते हुए कहने लगा, काव्या जी, आप अभी तक यहां क्यों बैठी हैं? आप यहां नहीं, बल्कि सेठ जी के कार्यालय में जाइए। वहां आपको याद किया गया है। आप तुरंत वहां पहुंचे। उसकी बात सुनकर मेरा हृदय जोर से धड़कने लगा और मैंने परेशानी के आलम में उस कर्मचारी की तरफ देखते हुए पूछा, मगर भाई, मुझे कौन बुला रहा है? आखिर किसको मुझसे मिलना है? उस कर्मचारी ने बड़ी बेरुखी से अपना सिर नफी में हिलाया और बोला, दीदी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो सिर्फ सेठ जी ने यह आदेश दिया है कि मैं आपको सूचना दे दूं कि आप उनके ऑफिस में आई। स्टाफ रूम में समय व्यर्थ न करें। उस कर्मचारी की बात सुनकर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं खामोशी से उसके साथ बाहर निकल आई। वह नीचे की तरफ अपनी ड्यूटी पर चला गया, जबकि मैं अब तीव्र घबराहट के आलम में सेठ जी के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। मैं इस कंपनी में पैकिंग डिपार्टमेंट में एक साधारण वर्कर के रूप में काम करती थी। मेरी शिक्षा इतनी विशेष नहीं थी कि मैं किसी बड़े या उच्च डिपार्टमेंट में काम कर पाती। जैसे ही मैं ऑफिस के द्वार के पास पहुंची, मैंने एक गहरी सांस भरी और स्वयं को संभालने का प्रयास किया। सच तो यह था कि आज मुझे अपने ही नगर से एक तीव्र घृणा अनुभव हो रही थी। उस एक मनुष्य के कारण मैं जीवन के इस कठिन दौराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। मैं सोच रही थी कि संतान उत्पन्न करना न तो स्त्री के हाथ में है और न ही पुरुष के बस में। यह तो ईश्वर की ओर से एक विशेष आशीर्वाद होता है जो वह अपने भक्तों को प्रदान करता है। मेरा पूर्ण मेडिकल चेकअप हो चुका था और मेरे पति का भी पूर्ण परीक्षण हुआ था। हम दोनों ही बिल्कुल स्वस्थ और हष्टपुष्ट थे। इसमें हमारा कोई दोष नहीं था, बस ऊपर वाले की ओर से ही अभी विलंब था। मगर भला इस समाज को कौन समझाए? मुझे क्यों बांझ घोषित किया गया और क्यों इसी आधार पर मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया गया? मैंने एक बार फिर गहरी सांस ली और अपने इन कड़वे विचारों को झटक कर कमरे के द्वार पर बिल्कुल हल्की सी दस्तक दी। दस्तक देने की देर थी कि अंदर से मुझे प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। मेरी घबराहट अब भी चरम पर थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हम जैसे एक सामान्य वर्कर का मालिक के ऑफिस में जाना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। हमारे जैसे छोटे डिपार्टमेंट के वर्कर्स तो मालिक के ऑफिस के निकट भटक भी नहीं सकते थे। हमें तो वहां से गुजरने तक की अनुमति नहीं होती थी। मगर आज मुझे बाकायदा अंदर बुलाया जा रहा था।
ये वास्तव में मेरे लिए एक बहुत बड़ी और आश्चर्यजनक बात थी। मैं जैसे ही कमरे के अंदर प्रविष्ट हुई, तो क्षण भर के लिए वहां का वातावरण देखकर अपनी जगह जड़ होकर रह गई। इतना सुंदर और आलीशान ऑफिस मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था। सेठ जी अपनी विशेष बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके ठीक सामने एक और व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसकी पीठ मेरी तरफ थी। लेकिन केवल पिछले हिस्से से ही वह व्यक्ति काफी आकर्षक और प्रभावशाली दिखाई दे रहा था। मैंने दृष्टि झुका ली और उनके टेबल के पास जाकर अत्यंत घबराए हुए लहजे में पूछा, जी सेठ जी, आपने मुझे यहां बुलाया है? डर और भय के मारे जैसे मेरे प्राण निकल रहे हों। मैं एक साधारण सी घरेलू महिला थी, जो परिस्थितियों की मारी होकर ठोकरें खाते हुए नौकरी की इस राह पर चल पड़ी थी। सेठ जी ने मेरी तरफ देखा और बड़े ही मैत्रीपूर्ण लहजे में बोले, काव्या बहन, आप तो जानती ही हैं कि मैं आपका कितना सम्मान करता हूं। सच तो ये है कि जब से आप इस कंपनी में आई हैं, मेरी कंपनी के वारे न्यारे हो गए हैं। आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली और सौभाग्यवती महिला हैं। मैंने उनकी ये बात सुनकर नजरें झुकाए हुए ही धन्यवाद किया। वास्तव में यह सत्य था कि मेरा इस कंपनी में पहला दिन ही बहुत शानदार रहा था। यहां आए मुझे अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि सेठ जी को लाखों रुपयों का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया था, और उसके बाद तो जैसे उनकी भाग्य ही चमक उठा था। हर दिन कोई ना कोई नया काम उन्हें मिलता ही रहता था, जिसके कारण मेरा पद भी बढ़ा दिया गया था और मेरे वेतन में भी वृद्धि हुई थी। मगर मेरा मस्तिष्क अभी तक इसी उलझन में था कि अब मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी। सेठ जी ने मेरी तरफ देखते हुए बात जारी रखी, वास्तव में काव्या, आज आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य कुछ और है। आज मैंने आपको यहाँ केवल आपकी प्रशंसा करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि आज मैं और मेरे ये बॉस आपको एक बहुत बड़ा प्रस्ताव देना चाहते हैं। मैंने एक बार गर्दन घुमाकर साथ बैठे उस अज्ञात व्यक्ति को देखने का प्रयास किया, मगर सेठ जी ने मुझे दोबारा संबोधित कर लिया। देखिए महोदया, आप बहुत दुखों की मारी हैं। आपके पति ने आपको त्याग दिया। आपके भाई के पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं है कि वह आपका बोझ जीवन भर उठा सके। इसलिए यदि आप चाहती हैं तो आप एक बहुत बड़ा खेल खेल सकती हैं। मेरा अर्थ है कि आप एक बहुत बड़ा हाथ मार सकती हैं और अपना भाग्य बदल सकती हैं। मुझे इन लोगों की ये रहस्यमयी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थीं। सब चीजें मेरे सिर के ऊपर से गुजरती जा रही थीं। वह मुझे देखते हुए आगे बोले, वास्तव में हम ये चाहते हैं कि अब हम अपने इस काम को बहुत बड़े स्तर पर लेकर जाएं। यदि हमें इतने आराम से इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, तो हम आगे भी बहुत सफल हो सकते हैं। लेकिन इस सफलता के लिए आपको हमारे साथ पूर्ण सहयोग करना होगा। बदले में हम आपको भी लाखों रुपये देंगे। उनकी ये बातें मुझे अब तीव्र घबराहट में डाल रही थी। मैंने आज तक कभी नहीं देखा था कि कोई भी मालिक अपनी सफलताओं का श्रेय किसी तीसरे व्यक्ति के सिर बांधे। लेकिन फिर यह व्यक्ति मुझे यह सब क्यों कह रहा था और मुझसे क्या चाहता था? मैं अभी कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले ही उन्होंने जो प्रस्ताव मेरे सामने रखा, उसे सुनकर मैं बिल्कुल दंग रह गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया और मैं उन्हें फटी फटी आंखों से देखने लगी। वह अपनी बात पूर्ण करते उससे पहले ही मैं क्रोध और घृणा से चिल्ला उठी, क्या आपका मस्तिष्क खराब हो गया है? क्या आपने मुझे कोई बाजारू स्त्री समझ लिया है कि जो आपके मन में आएगा आप मुख से निकालते चले जाएंगे? मैं यहाँ नौकरी केवल और केवल अपनी मेहनत के दम पर करना चाहती हूँ। मैं किसी व्यक्ति को सीढ़ी बनाकर या अपनी मान मर्यादा का सौदा करके आगे नहीं जाना चाहती। मेरे पिता ने मुझे मान सम्मान की रोटी खिलाई है और सदैव स्वाभिमान की छाया में रखा है। मैं चंद टुकड़ों के बदले अपनी इस इज्जत को बेचना नहीं चाहती। क्षमा करें, लेकिन यदि आप मुझे ऐसे ही घटिया प्रस्तावों के माध्यम से अपनी कंपनी में रखना चाहते हैं, तो मैं यहां से अभी जाने में संकोच नहीं करूंगी। ये दो टूक शब्द कहते ही मैं बिना उनकी कोई और बात सुने क्रोध में कमरे से बाहर आ गई थी। मेरा हृदय इस समय इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे वह अभी मेरा सीना फाड़कर बाहर निकल आएगा। मैं सीधा भागती हुई अपने डिपार्टमेंट में पहुंची। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लग गए थे।
आज मुझे तीव्रता से अपने पिताजी की कमी का अनुभव हो रहा था। यदि पुत्रियों का पिता जीवित हो, तो समाज के किसी दरिंदे का साहस नहीं होता कि उन्हें इस प्रकार से अपमानित करे। मुझे इस बात का अब बहुत गहरा बोध होने लगा था। मुझे इस प्रकार फूट फूट कर रोता हुआ देखकर मेरी एक साथी वर्कर दौड़ती हुई मेरे पास आई और मेरे कंधे पर दिलासा भरे अंदाज में हाथ रखते हुए पूछा, काव्या, क्या हुआ? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? मैंने अपने आंसू पोंछने का विफल प्रयास करते हुए कहा, ये दुनिया बाहर से जितनी अच्छी और सुंदर दिखाई देती है, वास्तविकता में उतनी होती नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक चेहरे के पीछे एक घिनौना और नया चेहरा छिपा हुआ होता है, जो आपको अपमानित करने के लिए हर क्षण तैयार खड़ा रहता है। अभी मैं और कुछ कहने ही वाली थी कि उसी समय एक कर्मचारी मेरे पास आया और मुझे देखते हुए बड़े कठोर लहजे में बोला, सेठ जी ने आदेश दिया है कि आप अपना सारा सामान बांधें और इसी समय घर चली जाए। यदि आपको उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं है तो आप इस कंपनी में और एक मिनट भी काम नहीं कर सकती। उस आदमी की यह कठोर बात सुनकर मैं अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न होकर खड़ी रह गई। मैं अभी कुछ कहने का साहस जुटा रही थी कि इतने में ठेकेदार भी हांफता हुआ मेरे पास आया और क्रोध से मुझे देखते हुए बोला, जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहां से दफा हो जाओ। साहब ने यदि तुम्हें दोबारा फोन किया तो आ जाना, वरना यहां शक्ल दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और रोते हुए विनती की, भैया, आप तो मेरी हर परेशानी से परिचित हैं। यदि मुझे यहां से इस तरह निकाल दिया गया तो मैं कहां जाऊंगी? ईश्वर के लिए मेरी सहायता करे। उन्होंने मेरे साथ। अभी मैं अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि ठेकेदार ने दहाड़ते हुए मेरी बात काट दी। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? अपना सामान उठाओ और यहां से निकल जाओ। मुझे तो तुम्हें देखते ही पहले दिन अनुमान हो गया था कि तुम जैसी लड़कियां हमारे साथ काम नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से हमारी पूरी कंपनी परेशान हो रही है। सामान समेटो और जाओ यहां से। उस आदमी की इन कड़वी बातों ने मेरे हृदय को बुरी तरह घायल कर दिया। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह दुनिया इतनी निर्दयी और संवेदनहीन हो सकती है। मैंने अपने आंसू पोंछे और अपनी साड़ी और चुनरी ठीक करने के लिए एक बार फिर स्टाफ रूम में वापस आ गई। रोते रोते मैंने वहां से अपना पर्स उठाया और भारी मन के साथ स्टाफ रूम से बाहर निकल आई। अभी मैं सीढ़ियों से नीचे की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे सामने वही आकर्षक युवक खड़ा हुआ था जो ऑफिस में उपस्थित था। वह बड़े आत्मविश्वास के साथ कदम दर कदम चलता हुआ मेरे पास आया और मुझे गहरी दृष्टि से देखते हुए बोला, यदि तुम वास्तव में यहाँ काम करना चाहती हो और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना चाहती हो तो साहब के साथ सहयोग कर लो। मैं वचन देता हूं कि तुम्हें इस कंपनी से नहीं निकाला जाएगा और न ही तुम्हारे साथ कुछ गलत होने दिया जाएगा। इस बात की समस्त उत्तरदायित्व हमारा होगा। लेकिन अभी वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मैंने घृणा से उसकी बात काटी और ऊंची आवाज में बोली, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैं एक मान मर्यादा वाली लड़की हूं। मैं चंद पैसों के बदले अपना जमीर और अपना स्वाभिमान नहीं बेच सकती। यदि मुझे यहां नौकरी मिली थी तो मुझे कहीं और भी काम मिल जाएगा। ईश्वर की पृथ्वी बहुत विशाल है और यहां रोजगार के असंख्य साधन हैं। मेरा मालिक मुझे कभी खाली पेट नहीं सोने देगा। ये दो टूक उत्तर देकर मैंने बिना उस युवक की ओर दोबारा देखे रोते हुए कंपनी से बाहर कदम रख दिया। मुझे उस समय बहुत ज्यादा शोक और दुख हो रहा था। मैंने कितनी मेहनत और संघर्ष के बाद यहां नौकरी प्राप्त की थी, लेकिन इन लोगों के घटिया और गंदे प्रस्ताव ने मेरी रोजी रोटी मुझसे छीन ली थी। मैं सड़क पर आई और जैसे ही एक रिक्शा रोकने का प्रयास किया, अचानक मेरा सिर बड़ी तेजी से घूमने लगा। मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे भूमि मेरे पैरों से निकल गई हो और मैं अचानक ही सड़क पर धराशायी हो गई। न जाने मुझे उस समय क्या हुआ था, मैं स्वयं भी नहीं जानती थी। बस एक ऐसा एहसास हुआ जैसे शरीर से सारी जान निकल गई हो और हाथ पांव बिल्कुल ढीले पड़ गए हों। होश और हवास खोने से पहले अंतिम क्षण में मुझे केवल कुछ अपरिचित पुरुष चेहरे धुंधले से दिखाई दिए थे
और फिर मेरा हृदय और मस्तिष्क एक गहरी और काली अंधियारी में डूब गया। समय की गति न कभी किसी के लिए रुक सकी है और न ही कभी रुक पाएगी। मेरी आंख जब खुली तो पूरे 2 दिन बीत चुके थे। कुछ क्षणों के लिए तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं इस समय कहाँ हूं, यह कौन सा प्रहर है और मेरे साथ आखिर हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही मेरा मस्तिष्क पूरी तरह जागृत हुआ, मैं तुरंत हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठकर बैठ गई। मैं इस समय एक अत्यंत कोमल और मुलायम बिस्तर पर लेटी हुई थी और एक बहुत ही आलीशान और कीमती सामान से सजे कमरे में उपस्थित थी। मैंने अपनी घबराई हुई नजरों से चारों ओर का जायजा लिया और बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। मैं यहां कैसे पहुंची? अंतिम बार तो मैं सड़क पर बेहोश हुई थी, लेकिन फिर मुझे यहां कौन लेकर आया? मेरा भाई? मेरा परिवार? मगर ये विचार आते ही मेरा दिल बैठ गया कि मैं तो किसी बिल्कुल अपरिचित के घर में हूं। डर के मारे मेरा पूरा अस्तित्व थर-थर कांपने लगा था। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं बेहोश क्यों हुई थी, जबकि मैंने प्रातः पेट भरकर नाश्ता किया था और दोपहर को अपनी साथी वर्कर के साथ मिलकर भोजन भी किया था। कंपनी में जो कुछ भी हुआ वह तो संध्या की घटना थी। फिर यह अचानक बेहोशी, ये पूरी परिस्थिति मेरी समझ से बाहर थी। मैं तुरंत सहमी हुई कमरे के द्वार के पास पहुंची और हैंडल घुमाने लगी, मगर द्वार बाहर से बंद किया गया था। मुझे अब तीव्र रोना आ रहा था और मैंने द्वार पीटते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, मुझे यहां कौन लाया है? कोई है? द्वार खोलो। लेकिन बाहर से कोई उत्तर न मिला। न जाने वह कौन अत्याचारी था जिसने मुझे यहां इस तरह कैद कर दिया था। मैं थक हार कर रोते हुए भूमि पर ही बैठ गई। घबराहट और बेचैनी के मारे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अभी हिचकियों से रो ही रही थी कि उसी क्षण कमरे का द्वार खुला और एक अधेड़ उम्र की महिला अंदर प्रविष्ट हुई। उस महिला को देखकर मैं तुरंत अपने स्थान से खड़ी हो गई और उसे देखते हुए तड़प कर बोली, आप कौन हैं और मुझे यहां पर कौन लेकर आया है? उस महिला ने मेरी तरफ देखा और बड़े इत्मीनान से बोली, मालकिन, आप परेशान न हो और न ही घबराएं। कुछ ही देर में साहब स्वयं आ जाएंगे, तब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जबकि मैंने चीखते हुए उत्तर दिया, मुझे किसी साहब से नहीं मिलना और मैं कोई मालकिन नहीं हूं। मेरा नाम काव्या है। मुझे बस मेरे घर वापस जाना है। मुझे यह बताओ कि मैं यहां कब से हूं और मुझे हुआ क्या है? उस महिला ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हमें ज्यादा कुछ तो झात नहीं, लेकिन आप यहां पिछले 2 दिन से उपस्थित हैं। 2 दिन तक आपको होश नहीं आया था। बड़े साहब आपके लिए बहुत चिंतित थे। आपको वही यहां लेकर आए थे। उसकी ये बात सुनकर तो जैसे मुझे सांप सूंघ गया हो। अर्थात 2 पूरी रातें मैंने एक अपरिचित के घर में व्यतीत कर दी थी। इस भयानक विचार ने ही जैसे मेरी सांसें छीन ली हों। कुछ क्षणों तक तो मेरी जिह्वा से कोई शब्द ही ना निकल सका। कुछ देर के बाद मैंने साहस एकत्र किया और उस महिला से पूछा, यह आखिर क्या तमाशा है? तुम लोग कौन हो? क्या तुमने मेरे परिवार वालों को कोई सूचना दी? क्या मेरे घर से कोई मुझे ढूंढने आया था? वह महिला अपना सिर नफी में हिलाते हुए बोली, महोदया, यहां केवल डॉक्टर आ रहे थे और उनके अतिरिक्त तो मैंने किसी और को नहीं देखा। आपके परिवार वालों के बारे में हमें कुछ झात नहीं। हमने किसी भी अपरिचित को इस घर के अंदर आते हुए नहीं देखा। साहब का आदेश था कि जब आपको होश आ जाए तो केवल आपसे इतना कहा जाए कि आप संतुष्ट रहें और बिल्कुल भी चिंतित न हो। आप एक सुरक्षित स्थान पर हैं और आपको यहां कुछ भी नहीं होगा। मैं अब रोते रोते उस महिला के सामने विनती करने लगी, तुम्हारे चरण स्पर्श करती हूं, मेरे घर सूचना दे दो। मेरा भाई बहुत चिंतित हो रहा होगा। वह मुझसे अकारण ही संशय करने लगेगा। मैं पहले ही एक तलाकशुदा स्त्री हूं, मेरी पीड़ा को समझो। इस समाज में एक तलाकशुदा होना बहुत बड़ा कलंक है। कुछ भी करके मेरे भाई को बता दो कि मैं यहां हूं। जबकि वो महिला विवशता से बोली, मैं विवश हूं महोदया। जब तक हमें साहब की ओर से कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिलेगा, हम अपनी इच्छा से कोई भी कदम नहीं उठा सकते। हाँ, यदि आपको भूख लगी है तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए कुछ हल्का फुल्का भोजन ले आती हूं।
मैंने उस महिला के आगे हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे घर जाना है, हटो मेरे मार्ग से। ये कहते ही मैंने बाहर जाने का प्रयास किया, मगर उस महिला ने मुझे बड़ी कठोरता से थाम लिया और बाहर की ओर देखते हुए अपने किसी साथी को आवाज देने लगी। मैं उसका ये कठोर अंदाज देखकर बहुत बुरी तरह से भयभीत हो गई और उसे देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़िए मुझे, मुझे मेरे घर जाने दें। मगर वह मेरी एक सुनने को तैयार नहीं थी। कुछ क्षणों के बाद इसी तरह एक और महिला कमरे में प्रविष्ट हुई और उन दोनों ने मिलकर मुझे बड़ी कठोरता से पकड़कर बिस्तर पर बैठा दिया। इसके साथ ही वो महिला मुझे घूरते हुए बोली, देखिए महोदया, हम आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते और न ही कोई अभद्रता करना चाहते हैं, लेकिन साहब की ओर से हमें कठोर आदेश है कि आपके साथ कोमलता से व्यवहार करें, मगर आपको इस कमरे से बाहर कदम नहीं निकालने देना जब तक कि वह स्वयं न आ जाए। आप कहीं भी नहीं जाएंगी। मुझे अब विवश होकर रोना आ रहा था। मैं आखिर कहां फंस गई थी? ये कौन साहब थे और यह किसका घर था? मेरे तो जैसे प्राण निकले जा रहे थे। वे दोनों महिलाएं मुझे इसी हाल में अकेला छोड़कर कमरा बाहर से बंद करके चली गईं। मैं अब बिस्तर पर घुटनों में मुंह छिपाए फूट फूट कर रोने लग गई। मेरे मस्तिष्क में समस्त घटनाएं एक फिल्म की भांति चलने लगी। पहले मालिक का मुझे वह घटिया प्रस्ताव देना, फिर सड़क पर अकारण बेहोश हो जाना, फिर 2 दिन तक होश न आना, और अब जागने के बाद ये हृदय दहला देने वाली सूचना कि मैं एक अपरिचित के घर में कैद हूं और कोई अज्ञात साहब है जो मुझ पर नियंत्रण रखना चाहता है। मैं रोते हुए अपने भगवान से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगी कि किसी प्रकार मुझे यहां से मुक्ति मिल जाए। मैं यहां एक क्षण नहीं रहना चाहती थी। तलाक के इस कलंक ने तो पहले ही मेरा पूरा जीवन नष्ट कर दिया था। मैं भली भांति जानती थी कि मैं बांझ नहीं हूं, मगर इसके बावजूद मुझे इस घृणित शब्द से नवाजा गया था। तलाक का दाग मेरे माथे पर लगाकर मुझे दरबदर कर दिया गया था। भगवान मेरे भाई को सुरक्षित रखे, जिसने अपनी पत्नी से लड़ झगड़ कर मुझे अपने घर में आश्रय दिया था, लेकिन साथ ही उसने मेरे सामने हाथ भी खड़े कर दिए थे और स्पष्ट कह दिया था कि काव्या, मेरे अपने पत्नी बच्चे हैं, मैं तुम्हारा बोझ और व्यय सहन नहीं कर सकता। यदि तुम्हें इस घर में सिर छिपाने का स्थान चाहिए तो तुम्हें स्वयं कमाना होगा और अपना पेट स्वयं पालना होगा, तब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मैं तुम्हें आर्थिक रूप से कुछ नहीं दे सकता। मैंने उससे कभी कोई शिकायत नहीं की थी। जब माता पिता का साया सिर से उठ जाए, तो यदि भाई संरक्षक बन जाए और अपने घर में छत दे दे, तो बहनों के लिए यही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मुझे अब यह भयानक बोध मार रहा था कि 2 दिन से मैं एक अपरिचित के मकान में कैद थी। मेरा भाई अब मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और मुझ पर चरित्रहीनता का ठप्पा लग जाएगा। मैं इसी शोक में घुट घुट कर रो रही थी। कुछ क्षणों के बाद अचानक कमरे के अंदर एक मोबाइल फोन के बजने की आवाज सुनाई दी। पहले तो मैंने इस आवाज को अनदेखा करने का प्रयास किया, लेकिन जब फोन निरंतर बजता रहा तो मैं चिंतित हो गई। मैंने दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि दूसरी तरफ साइड टेबल पर एक कीमती मोबाइल फोन रखा हुआ था। मैं धड़कते हृदय के साथ उस फोन के पास गई। उसकी स्क्रीन पर मालिक लिखा हुआ आ रहा था। मैं थोड़ी आश्चर्यचकित हुई, मगर फिर कुछ सोचकर मैंने फोन रिसीव कर लिया। मैं अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से एक परिचित आवाज गूंजी। काव्या बहन, कैसी हैं आप? अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? होश आ गया है? आप अब कैसा अनुभव कर रही हैं? मैंने तुरंत पहचान लिया और बोली, सेठ जी, क्या ये आप बात कर रहे हैं? मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? ये मोबाइल फोन किसका है? और आपको कैसे पहले से पता चल गया कि ये फोन मैं ही रिसीव करूंगी? मैंने एक ही सांस में कई प्रश्न कर दिए। वो व्यक्ति दूसरी तरफ से शांत लहजे में बोला, आप बिल्कुल चिंतित न हो। आप एक अत्यंत सुरक्षित स्थान पर उपस्थित हैं। अभी आपका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक नहीं है, इसलिए आप विश्राम करें। बड़े साहब स्वयं रात्रि को आकर आपसे भेंट करेंगे। उन्होंने मुझे विशेष रूप से बल देकर कहा है कि मैं आपसे कहूं कि आप रोए मत, क्योंकि आपका रोना उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। यदि आप इसी प्रकार रोती रहेंगी तो अकारण आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा।
यह सुनकर मैं इस बार क्रोध से भड़क उठी और ऊंची आवाज में बोली, आखिर कौन है ये बड़े साहब, और मेरे रोने से उन्हें क्या दुख या कष्ट हो रहा है, और वह अब मेरा क्या अहित करेंगे। पहले ही मुझे 2 दिन से एक अपरिचित के मकान में कैद करके रखा हुआ है। मेरे भाई को सूचना तक नहीं दी गई। इससे बड़ा और क्या अहित हो सकता है मेरा। तब अचानक सेठ जी का लहजा बदल गया और वे गंभीरता से बोले, देखिए काव्या बहन, यदि आप रोएंगी और हमारी बात नहीं मानेंगी तो वह आपके भाई को भी क्षति पहुंचा सकते हैं। आपका भाई इस समय अपने कार्य पर है और बड़े साहब के पास इतनी शक्ति और प्रभाव है कि वह आपके भाई को शारीरिक और आर्थिक क्षति पहुंचा सकते हैं। उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसकी नौकरी जा सकती है, उसका कोई भयानक सड़क दुर्घटना हो सकती है, यहां तक कि उसके बच्चों को विद्यालय से भी निकाला जा सकता है। इसलिए आपके लिए श्रेष्ठ यही है कि आप मौन हो जाएं और रात्रि तक का धैर्य से प्रतीक्षा करें। सेविका के माध्यम से वह भोजन भेज रहे हैं, आप चुपचाप भोजन करें और साथ में वह औषधि भी लें जो सेविका बताएगी। आपको समस्त सत्य रात्रि को स्वयं ही पता चल जाएगा। फिलहाल आप केवल प्रतीक्षा करें। उस व्यक्ति की ये धमकी भरी बातें सुनकर मैं अब वास्तव में बुरी तरह घबरा गई थी। मैं भयभीत होकर चारों ओर नजरें दौड़ाने लगी। मुझे ऐसा अनुभव होने लगा जैसे हर दीवार में कैमरा लगा हो और कोई मुझ पर निरंतर दृष्टि रख रहा हो। मैंने तुरंत मोबाइल फोन बंद करके वहीं मेज पर रख दिया और सहम कर द्वार के पास भूमि पर ही जाकर बैठ गई। बिस्तर पर बैठने से भी अब मुझे भय अनुभव हो रहा था। थोड़ी देर के बाद कमरे के द्वार पर दोबारा दस्तक हुई और वहीं सेविका भोजन लेकर अंदर प्रविष्ट हुई। मुझे भूमि पर बैठा देख वह व्याकुलता से चिल्लाई, महोदया, आप भूमि पर क्यों बैठी हैं? साहब को पता चला तो वह हमें प्राणों से मार डालेंगे। ईश्वर के लिए आप ऊपर बिस्तर या सोफे पर बैठे। मैंने रोते हुए उससे कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम लोग कौन हो? मुझे किसने यहां कैद किया है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वह महिला मेरे पास आई और भूमि पर बैठते हुए स्नेह से बोली, आप इस प्रकार का व्यवहार न करें। आप अपने लिए स्वयं ही कठिनाइयां खड़ी कर रही हैं। ईश्वर के लिए हम निर्धनों पर भी दया करें और यह भोजन कर लें। मैं आपके लिए बहुत उत्तम भोजन लाई हूं। इसे खाने के बाद आपको औषधियां भी लेनी है। आपका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है। मुझे उस महिला की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, मगर उसने बलपूर्वक मुझे भूमि से उठाया और सोफे पर बैठा दिया। सामने मेज पर भोजन रखकर वह स्वयं अपने हाथों से मुझे खिलाने लगी। मेरा मन बिल्कुल नहीं चाह रहा था, लेकिन संभवतः भूख और दुर्बलता के कारण मैंने खामोशी से कुछ कौर खा लिए। भोजन करने के बाद उसने मुझे कुछ गोलियां दी और फिर देखते ही देखते मुझ पर तीव्र ऊंघ हावी होने लगी। उसने कहा, अब आप बिस्तर पर जाकर विश्राम करें। मेरा हृदय तेजी से धड़क रहा था, मगर मैं खामोशी से बिस्तर पर लेट गई क्योंकि मेरे अस्तित्व में साहस नहीं था। अभी मुझे लेटे थोड़ी ही देर हुई थी कि मैं दोबारा गहरी निद्रा की गोद में चली गई, इस बात से बिल्कुल अनभिज कि मैं अपने लिए कितने बड़े संकट की तैयारी कर चुकी हूं। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो पूरे कमरे में धुंधला प्रकाश छाया हुआ था। अभी मैं होश संभाल ही रही थी कि कमरे का द्वार खुला और वही युवक अंदर प्रविष्ट हुआ जिसे मैंने फैक्ट्री के बाहर देखा था। इस बार उसके चेहरे पर एक विजयपूर्ण मुस्कान फैली हुई थी, मगर न जाने क्यों मुझे यह मुस्कान किसी असुर की मुस्कान अनुभव हो रही थी। उसने अपना मोबाइल फोन जेब से निकाला और कठोर लहजे में बोला, ठीक है काव्या, यदि तुम मेरी बात पर नहीं चलोगी तो फिर मैं भी तुम्हारा कोई ध्यान नहीं रखूंगा। पिछले 2 दिन से मैंने तुम्हें अपने पास रखा, तुम्हारी देखभाल की और अपने घर में स्थान दिया। मुझे इन सब खर्चों के पैसे चाहिए जो लगभग 50,000 रुपये बनते हैं, और तुम मेरे प्रस्ताव को इतनी सरलता से ठुकरा रही हो। इसका दंड तो अब तुम्हें हर हाल में मिलेगा, और वह दंड केवल तुम नहीं बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार भुगतेगा। तुम्हारा भाई जहां नौकरी करता है, मैं आज ही उसे वहां से निकलवा दूंगा। तुम्हारे भतीजे और भतीजी जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, वह विद्यालय अब उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। और रही बात तुम्हारे मकान की, तो मैं उस पर एक अवैध नोटिस भेजूंगा कि यह
भूमि कानूनी नहीं है और इसके वास्तविक स्वामी कोई और हैं। तुम्हारे घर की बिजली और गैस तक काट दी जाएगी। मैं बिल्कुल सुन्न होकर उस व्यक्ति की बातें सुन रही थी। वह अभी और कुछ कहता कि मैं क्रोध और विवशता से चीख उठी। आखिर तुम्हें यह सब करके क्या प्राप्त होगा? तुम मेरे जैसी एक निर्धन और विवश स्त्री के साथ ये सब क्यों करना चाहते हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लाभ तो सेठ जी को हुआ था और वह तो स्वयं कहते थे कि मेरे चरण उनके लिए शुभ हैं। जब मैं तुम्हें स्पष्ट मना कर रही हूं कि मैं यह काम नहीं करना चाहती तो अभी मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसने कठोरता से मेरी बात काट दी और बोला, तुम्हारा यह पुराना राग मैं बहुत सुन चुका हूं। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगी। मैं किसी की अधिक मिन्नतें करने का अभ्यस्त नहीं हूं और न ही स्त्रियों के नखरे उठाता हूं, मगर मैं तुम्हें यह सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे तुम में वह बात दिखाई दे रही है जो किसी और में नहीं। तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा अवसर है। प्रति मास 2 लाख रुपए वेतन और 5 लाख रुपए अग्रिम। ये कोई साधारण राशि नहीं है काव्या। ऐसा प्रस्ताव किसी को घर बैठे नहीं मिलता। इस क्षेत्र में स्थान बनाने के लिए लोग अपना अस्तित्व मिटा देते हैं। मैं तुमसे कोई अनुचित या अनैतिक मांग नहीं कर रहा। मैं केवल तुमसे व्यावसायिक कार्य करवाना चाहता हूं। मैं कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल मौन हो गई और फिर उसकी तरफ देखते हुए धीमी आवाज में पूछा, लेकिन मेरा भाई, वह मुझे कभी भी इस कार्य की अनुमति नहीं देगा। धीरे धीरे मुझे उसकी बातों की गहराई समझ आने लगी थी, लेकिन मेरा हृदय अभी भी बुरी तरह कांप रहा था। वह मेरी तरफ देखकर बोला, फिलहाल तुम यहीं रहोगी और यहां पूर्णतः सुरक्षित रहोगी। तुम्हारी सेवा और देखभाल के लिए मैं स्वयं 3-4 सेविकाएं नियुक्त कर दूंगा। तुम्हें काम सिखाने के लिए प्रशिक्षक इसी कमरे में आकर तुम्हें सब सिखाएगी। और रही बात तुम्हारे भाई की, तो स्मरण रखो, जब तुम्हारे पास अत्यधिक धन आ जाएगा तो तुम अपने भाई को उसी धन की सहायता से खरीद लेना, क्योंकि यह संसार केवल और केवल धनवानों का है। जहां तुम धन फेंकोगी वहीं यह दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी। उस व्यक्ति की इन बातों ने मेरे हृदय को हिलाकर रख दिया था। उसकी बातें कड़वी थीं मगर सत्य थीं। मैं परिस्थितियों के घेरे में इस कदर विवश हो चुकी थी कि मैंने बोझिल हृदय के साथ उस व्यक्ति को हां कह दी। समय की गति कभी नहीं रुकती। वह रात्रि मेरे जीवन की सबसे विचित्र रात्रि थी। मेरे मस्तिष्क में सैकड़ों प्रश्न घूम रहे थे। इन लोगों ने आखिर मेरा ही चयन क्यों किया? मैं तो न इतनी सुंदर थी और न ही मेरे पास कोई विशेष शिक्षा या मॉडलिंग का अनुभव था। इस क्षेत्र में तो सौंदर्य और आकर्षण ही सब कुछ होता है। बहरहाल मैंने अपना मामला अब ईश्वर को सौंप दिया था। अगली प्रातः जब सूर्य उदित हुआ तो वह मेरे लिए एक नई और अज्ञात आशाएं लेकर आया था। प्रातः ठीक 10 बजे एक सेविका ने आकर मुझे जगाया और बड़ी कठोरता से बल दिया कि मैं पहले नाश्ता करूं और फिर वह विशेष औषधि लूं। मुझे अब अंदर ही अंदर एक अनजानी चिंता होने लगी थी। मेरे मस्तिष्क में बार बार यह प्रश्न आ रहा था कि मैं उस दिन सड़क पर बेहोश क्यों हुई थी और मुझे अब किस बात की शाबाशी दी जा रही है। मगर मैं इन लोगों से इस कदर भयभीत हो चुकी थी कि मैंने किसी से कोई प्रश्न करने का साहस नहीं किया। ठीक दोपहर 1 बजे मेरे कमरे का द्वार बजा और एक बहुत ही सुंदर और आधुनिक वस्त्रों में सजी लड़की अंदर प्रविष्ट हुई। उसे देखते ही मैं तुरंत अपने स्थान से खड़ी हो गई। मेरे हृदय की धड़कनें एक बार फिर अस्त व्यस्त होने लगी। मुझे अपना काला भाग्य अब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मैंने जिस संसार से स्वयं को सदैव दूर रखा था, वह संसार अब एक नई वास्तविकता बनकर मेरे सामने खड़ा था। उस लड़की ने बिना कोई समय व्यर्थ किए अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। मैं उसके सामने रोई, गिड़गिड़ाई और उससे कहा कि ईश्वर के लिए यह सब मुझसे मत करवाओ, तुम यहां से चली जाओ। मगर उसने मेरी एक न सुनी और अपने स्वामी के आदेश के अनुसार अपना कार्य करती रही। लगभग 3 घंटे तक वह लड़की मेरे साथ रही और जाते हुए मुझे कठोर चेतावनी देकर गई कि मेरे जाने के बाद भी तुम निरंतर अभ्यास करती रहोगी। यदि तुमने लापरवाही की तो अपने दंड की तुम स्वयं उत्तरदायी होगी। उसकी इन धमकी भरी बातों ने मुझे और अधिक भयभीत कर दिया।
1 घंटा विश्राम करने के बाद मैंने बोझिल हृदय के साथ अभ्यास प्रारंभ कर दिया। मेरा जीवन इतना अचानक और इतना बुरी तरह बदल जाएगा, मैंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। मेरा पूरा दिन इसी अभ्यास की भेंट चढ़ गया। रात्रि के जब 12 बजे और मैं थक कर विश्राम के लिए लेटी, तो अचानक वही मोबाइल फोन दोबारा बजने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तिलिस्मी और रहस्यमयी संसार में आ गई हूं। मैं तो एक साधारण सी लड़की थी, जिसका जीवन केवल बांझपन के ताने और तलाक के दुख के इर्द गिर्द घूमता था। और अब मैं वह जीवन जी रही थी जो मेरे स्वप्न में भी नहीं था। मैंने धड़कते हृदय के साथ मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर सूरज का नाम चमक रहा था। अब ये सूरज कौन था? मेरे मस्तिष्क में एक हलचल सी मची गई। मैंने एक लंबी सांस ली और कॉल रिसीव की। फोन कान से लगाते ही वही युवक की आवाज सुनाई दी। कैसी हो हमारी आने वाली नई स्टार मॉडल? मैंने विरक्ति से उत्तर दिया, मैं ठीक हूं। मुझे इस समय फोन क्यों किया गया है? वह तुरंत बोला, महोदया, उस लड़की ने मुझे सब बता दिया है जो तुम्हें अभ्यास करवाने आई थी। उसका कहना है कि तुमने उसे बहुत तंग किया। देखो लड़की, जितनी शीघ्र तुम यह काम सीख लोगी, उतनी ही शीघ्र तुम्हें इस कैद से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि तुम इस घर में और अधिक देर रहना चाहती हो। मैंने थके हुए और हारे हुए लहजे में पूछा, तुम आखिर क्यों मुझसे ये सब करवा रहे हो? एक स्त्री को तो सम्मान और पर्दे का आदेश है। तुम क्यों मुझे पराये पुरुषों के सामने इस तरह प्रकट करना चाहते हो? वह दूसरी तरफ से जोर से हंसा और बोला, ये सब पुरानी और दकियानूसी बातें हैं काव्या। इन सब बातों को भूल जाओ और एक नए आधुनिक जीवन की ओर कदम बढ़ाओ। तुम आने वाले समय की एक बहुत बड़ी मॉडल बनने वाली हो। तुम अपना आप क्यों नष्ट करना चाहती हो? मैं तो तुम्हें एक ऐसे स्थान और ऐसे मंच तक लेकर जा रहा हूं जहां तुम्हारा नाम होगा। पूरी दुनिया तुम्हें पहचानेगी। बदले में तुम्हें केवल मेरे ब्रांड की मॉडलिंग करनी होगी। इसके अतिरिक्त यदि तुम किसी और के साथ काम करना चाहो तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। लेकिन जब तक तुम मेरे साथ अनुबंध में हो, तुम केवल धन ही कमाओगी। तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जो तुमने कभी स्वप्न में भी नहीं देखा होगा। यह सुनकर मैं क्रोध से चिल्ला उठी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ तुम मुझ में खोज रहे हो, वह मुझ जैसी उजड़ी हुई लड़की के पास नहीं है। मैं एक खोखली स्त्री हूं, जिसका जीवन पहले ही नष्ट हो चुका है। तुम जो ढूंढ रहे हो, वह मेरे पास नहीं है। मुझे ईश्वर के लिए छोड़ दो। मुझे यहां से जाने दो। मुझे यह अधर्म का धन नहीं कमाना। यह सब पाप है। मगर उसने मेरी बात सुने बिना ही फोन काट दिया। मैं वहीं भूमि पर बैठकर रोने लगी। मुझे स्मरण आया कि उस दिन सेठ जी ने भी यही प्रस्ताव दिया था कि मैं उनकी कंपनी की मॉडल बन जाऊं। वह मुझे 5 लाख अग्रिम और 2 लाख प्रति मास देंगे। बस मुझे एक अनुबंध हस्ताक्षर करना होगा कि मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इन लोगों से जितना दूर भागती थी, वे मुझे उतना ही अपनी ओर खींच रहे थे। मैं इतनी सुंदर नहीं थी, न ही मेरा शरीर किसी मॉडल जैसा था, मगर फिर भी वे लोग मुझे मॉडल बनाने पर तुले हुए थे। इसके पीछे क्या वास्तविक रहस्य था, मैं इससे बिल्कुल अनभिज्ञ थी। मैं उस रात खूब रोई और रोते रोते भूमि पर ही सो गई। अगली प्रातः जब सूर्य की प्रथम किरण कमरे में आई तो मेरी आंख बिस्तर पर खुली। मैं चकित हुई कि मैं भूमि से बिस्तर पर कैसे आई, मगर अगला ही क्षण मेरे होश उड़ा देने वाला था। सामने ही बिस्तर के कोने पर वही युवक, जिसका नाम अब मुझे पता चल चुका था कि सूरज है, टांग पर टांग चढ़ाए बड़े शांत भाव से बैठा हुआ था। उसे वहां देखकर मुझे एक बार फिर भय अनुभव हुआ। वह उठा और धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पास आया और बोला, मैं प्रातः 7 बजे से यहां आकर बैठा हुआ हूं। क्या मैं तुम्हारा सेवक हूं जो तुम्हारे जागने की प्रतीक्षा करूं? उसका लहजा इतना कठोर और रूखा था कि मुझ पर कंपी हावी हो गई। मैं घबराकर सीधी होकर बैठ गई। वह मुझे घूरते हुए बोला, अभी जाओ और तुरंत फ्रेश होकर आओ, नाश्ता करो। इसके बाद मुझे तुमसे कुछ बहुत आवश्यक बातें करनी है। मैं तुम्हें आज समस्त वास्तविकता से परिचित कराऊंगा कि आखिर तुम्हें यहां क्यों लाया गया है, तुमसे बलपूर्वक ये सब क्यों करवाया जा रहा है, और तुम्हारे तलाक का वास्तविक कारण क्या था।
उसकी ये बातें सुनकर मैंने एक झटके से उसकी तरफ देखा। मैं कुछ पूछती उससे पहले ही वह अपनी घड़ी की ओर संकेत करते हुए बोला, तुम्हारे पास केवल आधा घंटा है, जल्दी से नाश्ता कर लो, वरना मैं यहां से चला जाऊंगा और फिर तुम्हें कभी सत्य पता नहीं चलेगा और तुम इसी प्रकार अंधकार में भटकती रहोगी। उसकी बात समाप्त होते ही मैं तुरंत स्नान घर की ओर भागी। मैंने जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोया और जब बाहर आई तो नाश्ता तैयार था। मैंने शीघ्रता में नाश्ता किया और 15 मिनट के भीतर ही निवृत्त होकर उसके सामने आ खड़ी हुई। वह मुझे देखकर बोला, तुम काफी समझदार और समय की पाबंद हो। खैर, अब मैं तुम्हें वह समस्त सत्य बता देता हूं, क्योंकि अकारण किसी स्त्री को कष्ट देना मुझे भी प्रिय नहीं। तुम्हें यहां एक प्रतिशोध के लिए लाया गया था, लेकिन अब मुझे बोध हो रहा है कि प्रतिशोध तो उनसे लिया जाता है जो शक्तिशाली हों। तुम जैसी टूटी हुई स्त्री से बदला लेना पौरुष नहीं है। वह बोलता रहा और मैं जड़ होकर उसे सुनती रही। काव्या, तुम्हारे पिताजी ने मेरी माता के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। तुम्हारे पिता बाहर से बहुत सज्जन दिखाई देते थे, लेकिन अंदर से वह एक असुर प्रवृत्ति के मनुष्य थे। वह इस मॉडलिंग की काली दुनिया के बेताज सम्राट थे, जो भोली भाली लड़कियों को सुनहरे स्वप्न दिखाकर इस गंदगी में लेकर आते थे और फिर उनका जीवन नष्ट कर देते थे। वह उन्हें अनुचित कार्यों पर लगा देते और फिर उनके पास वापसी का कोई मार्ग नहीं बचता था। मेरी माता ने मृत्यु से पूर्व मुझसे यह वचन लिया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो मैं तुम्हारे पिता को उसी प्रकार नष्ट कर दूं जैसे उन्होंने हमें किया। लेकिन जब मैं युवा हुआ और मैंने तुम्हारे पिता की खोज प्रारंभ की, तो मुझे झांत हुआ कि वह पक्षाघात फालिज के रोग में ग्रस्त होकर पहले ही इस संसार से जा चुके हैं। वह एक क्षण के लिए रुका और फिर बोला, फिर मैंने तुम्हारे भाई का पता लगाया तो झांत हुआ कि वह स्वयं एक एक पैसे का मोहताज है, उसे नष्ट करने का कोई लाभ नहीं था। फिर मेरी दृष्टि तुम पर पड़ी। तुम अपने पति के साथ बहुत सुखी थी। बस वहीं से मेरे मस्तिष्क में यह कुटिल विचार आया कि जब मैं और मेरी माता इतने कष्ट में रहे, तो तुम क्यों इतने सुख से जीवन व्यतीत करोगी। मैं तुम्हें भी वही पीड़ा देना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे पति के मस्तिष्क में तुम्हारे विरुद्ध विष घोलना प्रारंभ कर दिया। मैंने उसे झूठी कहानियां सुनाई कि तुम मेरी प्रेमिका रह चुकी हो, हमारे मध्य अनुचित संबंध रहे हैं, तुमने गर्भपात करवाया है और ऐसी बहुत सी घृणित बातें। तुम्हारा पति बहुत दुर्बल निकला और वह मेरी बातों में आ गया। मैंने ही उसे यह परामर्श दिया था कि वह तुम्हें बांझ होने का झूठा ताना देकर तलाक दे दे, ताकि तुम समाज की दृष्टि में गिर जाओ। मेरा सिर चकरा रहा था और वह सत्य उगल रहा था। मेरी तृष्णा यहीं समाप्त नहीं हुई थी। मैंने ही अपने लोगों के माध्यम से तुम्हें इस पैकिंग कंपनी में नौकरी दिलवाई और फिर सेठ जी को लोभ देकर तुम्हें उनकी दृष्टि में लाया। उस कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं था, मैंने केवल तुम्हारी खातिर वहां संबंध बनाए। उस दिन तुम्हारे भोजन में मैंने ही वह औषधि मिलवाई थी जिससे तुम बेहोश हो सकती थी, मगर औषधि की मात्रा अधिक होने के कारण तुम 2 दिन तक अचेत रहीं। लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो। कल रात्रि तुमसे बात करने के बाद मुझे अपनी त्रुटि का बोध हुआ और अब मुझे लज्जा आ रही है, इसलिए मैं तुम्हें अब यहां से जाने की अनुमति दे रहा हूं। लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। मैंने आश्चर्य और आघात से उसकी तरफ देखा। वह आगे बोला, काव्या, तुम्हारे जीवन में अब कुछ नहीं बचा। तुम्हारा भाई तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि अब तुम एक सुरक्षित जीवन व्यतीत करो, मुझसे विवाह कर लो। मैं अब और अधिक पापों का भार नहीं उठा सकता। उस समय मैंने उसके विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपने भाई के घर चली गई, मगर वहां जाकर मेरी सोच के अनुसार वही हुआ। मेरे भाई ने मुझे घर में रखने से स्पष्ट मना कर दिया और मुझे घर से निकाल दिया। ठीक उसी समय सूरज वहां पहुंच गया। उसने मुझे सहारा दिया। वह जानता था कि यह सब उसी के कारण हुआ है। मैं उस समय उससे घृणा करती थी, लेकिन जब मैंने उसके जीवन के अभावों पर दृष्टि डाली तो मुझे लगा कि वह भी मेरी तरह परिस्थितियों का मारा हुआ था।
एक बालक जिसके मस्तिष्क में बचपन से केवल प्रतिशोध भर दिया गया हो, वह उसे ही सत्य मान लेता है। अंततः मैंने उसे क्षमा कर दिया और हम दोनों ने विवाह कर लिया। अब हम एक नए और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अतीत की कड़वी छायाओं को पीछे छोड़ आए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह शानदार कहानी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और भी इसी तरह की शानदार और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। मिलेंगे आपसे किसी एक और शानदार सी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।